गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज पुनः एक बार फिर मैं आपके सामने विज्ञान विषय की कक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में हमारा जो वार्तालाप आप सभी से चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि 7th क्लास में और 8th क्लास में जो विज्ञान विषय का पहला लेसन है, 7th में है पादपों में पोषण और कक्षा 8 में है फसलों का उत्पादन। तो दोनों ही पाठ वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे चुका था जीव विज्ञान और जीव विज्ञान की दोनों शाखाओं के बारे में। मैंने वनस्पति विज्ञान तक की शाखा तक अपने टॉपिक को आप तक पहुंचाया था। आज मैं आपसे उसी टॉपिक को आगे लेकर के चर्चा करूंगा यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के ही बारे में। आज मैं आपको दोनों शाखाएं, जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, प्राणी विज्ञान यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है इस पर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान का पादप जगत का हमारे वातावरण में, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उस पर चर्चा करूंगा। और पादप विज्ञान की अध्ययन करने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से पादप विज्ञान की शाखाओं का वर्णन किया है उस पर आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जर्नली जल्दी से ले लेते हैं जीव विज्ञान। मैंने आपको चर्चा में बताया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्रकार के सजीवों का, उनसे संबंधित क्रियाओं का, उनसे जुड़ी हुई हर एक विषय का गहन अध्ययन करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया था, जंतु और पादप विज्ञान में दोनों को अलग किया गया है। देखिए, जंतु विज्ञान, जंतु या पादप, पेड़ पौधे, दोनों ही जो जातियां हैं दोनों ही सजीव हैं। जब सजीव हैं तो निश्चित है कि इनमें कुछ ना कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो मिलती जुलती होंगी, परंतु लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि दोनों को अलग अलग क्यों किया गया। जब इनकी क्रियाओं में समानता है फिर भी अलग क्यों है, अलग अलग क्यों बांटना पड़ा? उसका कारण, रीज़न यह है कि पादप और प्राणी विज्ञान में कुछ समानताएं तो हैं उनकी क्रियाओं में, परंतु वहीं एक और इनमें कुछ भिन्नताएं भी प्राप्त होती हैं, इनके गुणों में कुछ भिन्नताएं प्राप्त होती हैं। तो आज हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। ध्यान से सुने और इसे कॉपी में नोट करें। हेडिंग होगी आज की, पादप एवं प्राणी विज्ञान में समानताएं एवं असमानताएं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। प्राणी विज्ञान यानी प्राणी जगत, जंतु जगत तथा पादप जगत या पादप विज्ञान में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न होगा कि क्या कारण है कि जिससे प्राणी और पादप विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस टॉपिक से प्राप्त होंगे, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पर सेकंड लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। आइए सुनते हैं आप क्या करते हैं, समझिए इस बात को। सामान्यतः क्या होता है कि जो हमारी शारीरिक संरचना है, आप जानते हैं कि जंतुओं का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। कोशिका किसी भी जंतु के, किसी भी सजीव के, उसकी संरचनात्मक इकाई का एक बहुत ही सूक्ष्म अंग है।
ठीक है, जिस प्रकार से किसी जीव का निर्माण, किसी जंतु की संरचना, शारीरिक संरचना की मूलभूत इकाई कोशिका है, ठीक उसी प्रकार से पादप जगत में भी किसी भी पेड़ पौधे की जो संरचनात्मक इकाई का जो मूल आधार है, मूलभूत अंग है, वो भी कोशिका ही है। तो यहाँ पर ये सिमिलरिटीज दोनों में प्राप्त होती है कि जंतु और पादप दोनों की जो संरचना है, संरचनात्मक इकाई का मूलभूत आधार है, वो दोनों का कोशिका ही है। जिस प्रकार एक समान कोशिकाएं जो विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग रोल अदा करती हैं, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में अपना योगदान देती हैं, और एक समान प्रकार संरचनात्मक कोशिकाएं जिस प्रकार ऊतक का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी ऊतकों का निर्माण होता है कोशिकाओं के द्वारा। आगे भी इसमें चर्चा आएगी। अभी हम आपको जब विभाजन करेंगे और आगे ले जाएंगे इस वीडियो क्लास में, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ पौधों में किस प्रकार के ऊतक बनते हैं, सरल, जटक, जाइलम, फ्लोएम जिन्हें हम कहते हैं। तो इस प्रकार की चर्चाओं को हम आपसे करेंगे। तो यहाँ पर संरचनात्मक इकाई का एक सिमिलरिटी, एक समानता हो गई। पहली चीज़ कि कोशिकाओं का द्वारा ही पादप जगत में भी बड़ा ही योगदान है, और इनका जो संरचनात्मक इकाई का मूलभूत आधार है वो कोशिका ही है। दूसरा, इनकी जैविक क्रियाएं हैं। जो पादप जगत में पेड़ पौधों की जो जैविक क्रियाएं हैं, वो जंतु जगत के जंतुओं से मिलती जुलती हैं। जिस प्रकार से हम श्वसन करते हैं, उत्सर्जन, किसी भी एक ऐसे पदार्थ जो हमारे जीवन के या हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम उत्सर्जित करते हैं। जैसे श्वास लेते समय हम बाहरी वातावरण में इन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ठीक उसके दूसरे विपरीत जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी में जो CO2 की मात्रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे करते क्या है, श्वसन लेते समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, जो कि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, उनके भोजन बनाने में उन्हें सहायक होती है। और जब वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो वहाँ पर वह श्वास को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को निर्गत करते हैं, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर उनकी जैविक क्रियाएं जो है, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, जनन हो गया, ये सभी क्रियाएं सिमिलर हैं, समान हैं, जो कि जंतु जगत और पादप जगत दोनों प्राणियों में प्राय पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम इनकी असमानताओं की, कि किस कारण से दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया, दोनों का अलग अलग अध्ययन क्यों किया जाता है। जहाँ एक और इनकी क्रियाओं में सिमिलरिटीज़ है, समानताएं हैं, वहीं अलग अलग भी होती हैं। पादपों और जंतुओं में विभिन्नताओं को दर्शाती हैं। जैसे पादपों में आपने देखा होगा, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, सभी जानते हैं। क्यों होता है ये भी सभी लोग जानते हैं। क्लोरोफिल नामक पदार्थ उन पर पाया जाता है, परागहरित नामक पदार्थ, जिस कारण से उनके पेड़ पौधों की पत्तियों का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है। और पेड़ पौधों की पत्तियाँ उनकी भोजन बनाने की प्रक्रिया में बहुत सहायक होती हैं। क्यों? पेड़ पौधों की पत्तियों में जो रंध्र यानी छिद्र पाए जाते हैं, वह बाहरी वातावरण से सूर्य की ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अन्य चीज़ जो उसके भोजन बनाने में सहायक होती हैं, उसको वह ग्रहण करती हैं, और उन छिद्रों के माध्यम से वह उन्हें जड़ तक पहुंचाने का कार्य उन्हें अवशोषित करती हैं और भोजन बनाने में सहायक होती हैं। तो एक तो उनमें परागहरित पाया जाता है, जो जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता। दूसरी ओर हम अगर यहाँ बात करें तो भोजन बनाने की जो क्रिया है
वो जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों की भिन्न अलग है। क्यों? जीव जगत जो है वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव अपने भोजन के लिए दूसरे छोटे छोटे जीवों पर या अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। परंतु पेड़ पौधे जो पादप जगत है, उनका जो भोजन बनाने का कार्य है वो उनका स्वयं होता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते। तीसरा, इनमें अंतर क्या होता है? पादपों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति वह दीवार है, भित्ति मीन्स दीवार होता है। दीवार का अर्थ यह है कि किसी चीज़ की सुरक्षा करना, लेकिन जबकि ऐसा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता प्रायः। चौथा अंतर इनमें क्या है? इनके गति करने की क्रिया। जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का कार्य कर सकते हैं, मतलब गति कर सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, अपने पैरों पर चलकर जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं। परंतु जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं। उन्हें एक बार जिस स्थान पर रोपित कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, फिर वह उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं आ जा सकते। तो गति करने की क्रिया जंतु और पौधों को एक दूसरे से अलग करती है। इसके बाद और भी अन्य क्रियाएं हैं जो एक दूसरे को इनसे अलग करती हैं। अब तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में समानताएं स्पष्ट करती हैं, तथा वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधों को उनसे अलग करती हैं, विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे कि नंबर 1, प्राणी विज्ञान और पादप विज्ञान में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं। दूसरा मैंने दिया था पादप जगत और प्राणी जगत में क्या असमानताएं हैं। तो इनकी क्रियाओं के आधार पर इनमें समानताएं और असमानताओं के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख करके मुझे भेजेंगे। तो यहाँ तक आपको मुझे समझ में आ गया होगा आपको भी कि इनमें क्या समानताएं क्या असमानताएं। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप में मैं आपको समानताएं असमानताओं का एक आंसर दे देता हूँ। पहला, समानताओं के लिए लिखेंगे तो पादप जगत और प्राणी जगत में समानताएं। पहला, जैविक क्रियाएं समान होती हैं। इनकी संरचनात्मक की जो मूलभूत आधार है वह कोशिका है, जो कि जंतु और प्राणी जगत को एक समानता प्रदर्शित करती है। श्वसन, जनन, उत्सर्जन, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इनमें समानताएं होती हैं। दूसरी ओर असमानताओं की बात करें तो नंबर 1, भोजन बनाने की क्रिया। नंबर 2, कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तीसरा, यहाँ पर जो क्रिया पर्णहरित पाया जाता है पत्तियों में, जबकि जंतुओं में इस प्रकार से नहीं है। चौथा, गतिमान अवस्था जंतुओं में होती है, पौधों में नहीं होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कुछ समानता कुछ असमानताओं का प्रश्नों का उत्तर जो हमने आपसे पूछा है वह हमें आप दे सकते हैं। चलिए आगे एक टॉपिक और ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ कि अब वनस्पति जगत का, पादप जगत का हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे वातावरण में क्या इसकी उपयोगिता है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो जीवन है वो वनस्पति जगत पर ही निर्भर करता है। अगर वनस्पति जगत नहीं होता, ये पेड़ पौधे अगर आज वातावरण पर्यावरण में उपलब्ध नहीं होते, प्रकृति में नहीं होते, तो शायद हमारा जीवन संभव नहीं होता। अगर हम अपने भोजन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भोजन कहाँ से आता है। हमारा भोजन हमें फसलों के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए, भोजन तो हमें जीव जंतुओं से ही प्राप्त होता है, मांसाहार जिसे हम कहते हैं। लेकिन क्या प्राणी जगत का हर वर्ग मांसाहारी है? नहीं। हाँ, वो शाकाहार के साथ साथ मांसाहार करता है, ये बात अलग है।
परंतु क्या पूर्ण रूप से हम लोग मांसाहार पर आधारित हैं? जी नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से शाकाहार पर निर्भर करते हैं अपना भोजन के लिए। वो शाकाहार भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हीं पेड़ पौधों से मुझे प्राप्त होता है। गेहूँ, चना, मटर, जौ, बाजरा, अरहर, अलसी, मूंग, उड़द, ये सब क्या है? ये सब वनस्पति जगत की देन है। फलों में अगर आप आ जाए, सेब, मौसमी, अंगूर, संतरे, लीची, आम, पपीता, ये सब चीज़ कहाँ से आ रही? पादप जगत से आ रही। ड्राई फ्रूट्स में अगर आ जाए, मेवा वगैरह में अगर आ जाए, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, छुआरे, ये सब चीज़ कहाँ से आ रही? सब पादप जगत से आ रही। तो जिनका हम सेवन करते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने ऊर्जा को संचित करने के लिए भोजन के रूप में जैसे हम ग्रहण करते हैं, वो सब वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अपने घर में सजावट की, आज हम अपने घरों में अलमीरा, सोफ़ा, बेड, चेयर, टेबल या अन्य लकड़ी की केस, अपने घरों को सजाने के लिए अन्य लकड़ियों का सामान सजावट के तौर पर अपने घरों में लाते हैं। वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो भी पेड़ पौधों की लकड़ियों से ही प्राप्त होता है। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते तो शायद वो लकड़ी का सामान भी हमारे यहाँ नहीं होता। इसके बाद और तो और अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, हम हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करें, हम पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के जो घर मकान आदि बने होते हैं वो बहुत ही हल्के बने होते हैं। अगर आप देखें उन्हें यूट्यूब या अन्य वीडियोज़ के माध्यम से तो आपको जानकारी प्राप्त होगी कि वहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो मकान आदि बनते हैं वो भी लकड़ियों के बनाए जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर वह घर मकान आदि गिरें तो जान मान का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार से अगर आप देखें कि वनस्पति जगत का प्राणी जगत के लिए क्या उपयोगिता है, तो बहुत सारी उपयोगिताएं ऐसी हैं जिन्हें हम वर्णन भी नहीं कर सकते। जलाऊ लकड़ी, ईंधन, भोजन, मिलने वाली इनसे ऑक्सीजन, फाइबर रेसे जिनके आज कंबल, बेडशीट, विभिन्न प्रकार के चादरें, कपड़े, ये सब चीज़ें हम लोग आज पहन रहे हैं। ये फाइबर, ये जो हम लोग पहने हुए हैं कपड़े, सब इन्हीं से प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रेशम के चमकीले कपड़े, रेशम की साड़ियाँ पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। ये कहाँ से हुआ? ये सब वनस्पति जगत की ही देन है। तो यूँ आप समझ गए होंगे कि वनस्पति जगत की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। इनको हम निम्न बिंदुओं के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो भोजन के लिए वनस्पति जगत से हमें भोजन प्राप्त होता है, हमें रेशे फाइबर प्राप्त होते हैं जिसके दौरान हम विभिन्न प्रकार के कारपेट्स, चादर, कंबल आदि प्रकार की वस्तुओं को बनाते हैं। नंबर 3, जलाऊ लकड़ी, ईंधन और व्यापारिक लकड़ी भी हमें वनस्पति से प्राप्त होती है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जिन्हें हम दवाइयाँ को निर्माण करने में प्रयोग करते हैं, वह भी हमें सब वनस्पति जगत से ही प्राप्त होता है। इसके बाद पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को समझने में वनस्पति हमें सहायक होती है। तो यहाँ 4-5 बिंदुओं के रूप में मैंने आपको समझाया कि वनस्पति जगत का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है। इसको आप नोट करिएगा। और ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ, दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर है। पहला प्रश्न मैंने आपको अंतर से दिया था, दूसरा प्रश्न दे रहा हूँ कि वनस्पति जगत का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन 2 प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। दोनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिख करके इनके उत्तर इस वीडियो में से आपको सुनना है और इन्हें अपने हैंड राइटिंग से अपने भाषा में
अपने विचारों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख कर के आपको मुझे ग्रुप के माध्यम से पहुंचाना है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने विद्यार्थियों द्वारा हमारी इस वीडियो को देखा गया और हमारी बात उन्हें समझ में आई। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस कक्षा में दोनों ही बातों को लेकर के मैं आप तक इस जानकारी को पहुंचा रहा हूं। आप इसे अपने घर पर रहते हुए वीडियो को देखें, सुनें और अपनी कॉपी में जो जानकारी मैंने दी है उसको नोट करें। नोट करने के बाद दोनों ही प्रश्न जो मैंने आपको बोले हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप मुझे ग्रुप पर सेंड करें। आशा करता हूँ आप हमारी बात को ज़रूर समझेंगे, और यदि किसी प्रकार की इन दोनों चीज़ों में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।